प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन अब तक 20 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है, उसकी मैंने डेफिनेशन पहले से लिख दी है। ए होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस inclined at angle is called a prism। क्या मतलब है, सुनो। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है इस तरह का। एक सरफेस इसकी ये है इधर वाली, और दूसरी सरफेस इधर वाली इंक्लाइन यो है। ये वाली प्लेन है, मतलब इनके बीच में एंगल है। इसको इस तरह दिखाते हैं यूं, और ये प्रिज्म एंगल कहलाता है इसका। तो ये आपका ए होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इज इंक्लाइन एट एंगल होना चाहिए। किसको बोलते हैं? एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, मतलब ये इस तरह का। ये और ये जो दोनों तरफ है ये प्योर हॉरिजॉन्टल है। कहने का हॉरिजॉन्टल नहीं, पैरेलल है, और ये इंक्लाइन है। तो ये जो रेज आएगी इस पे यूँ जाके यूँ, मतलब ये जाएगी रेज इस तरह, क्योंकि ये नॉर्मल बनेगा यहाँ पर। या ये एंगल है, ये आपको इसको R1 बोलते हैं, यहाँ पर R1 है। फिर ये नॉर्मल बनाएंगे, ये आपका रियर मीडियम है, डेंसर है, फिर ये रियर है। फिर इसको R2 बोलना है तो इंसिडेंट एंगल, इसको R2 बोला हुआ है, ये R2। फिर क्या होगा, ये रेस आपकी यूँ जानी चाहिए थी, लेकिन अवे फॉर नॉर्मल, इसको बोलते हैं E, इमर्जेंस एंगल। ये इंसिडेंट एंगल, ये। अब ये जरूरी नहीं कि आपका सपोज ये आपका जिसमें प्रिज्म एंगल, जैसे सपोज ये अगर रेज आपका यो जा रही है तो प्रिज्म एंगल आपका ये काम करेगा, और रेज अगर ये जा रही है, जैसे ये 50 डिग्री है तो 50 डिग्री प्रिज्म एंगल हुआ। और अगर रेज अपन इधर से भेजी, ये टकरा के इधर निकल गई इधर से, तो सपोज ये 60 डिग्री है तो ये प्रिज्म एंगल 60 डिग्री काम करेगा। और सपोज इधर से अगर ये रेज तो ये आपका प्रिज्म एंगल 70 डिग्री का। कोई भी सरफेस हो सकती है, बस इंक्लाइन एंगल होना चाहिए। दोनों सरफेस के बीच में इंक्लाइन एंगल हो, इस तरह बैंड हो जाएगी इस तरह। देखो ग्लास स्लैब में थोड़ा अलग होता है। ग्लास स्लैब होती है, अगर ये दोनों के बीच में एंगल नहीं होगा तो रेज इस तरह आएगी, फिर बैंड होगी, फिर हो जाएगी, तो ये दोनों रे पैरेलल हो जाएगी ग्लास स्लैब में। तो स्लैब कंसेप्ट, ये तो स्लैब कंसेप्ट है, ये प्रिज्म कंसेप्ट है। स्लैब कंसेप्ट में तो आमने सामने की जो फेस है पैरेलल होती है, और प्रिज्म कंसेप्ट में आमने सामने की दोनों के बीच में एंगल होता है, इसको बोलते हैं प्रिज्म। इसके लिए प्रिज्म एंगल अगर ये जा रही है इस तरह तो प्रिज्म एंगल 50 काम करेगा, और अगर इधर से जा रही है तो 60 काम करेगा, इधर अगर तो 70 काम करेगा। ठीक, तो ये आपको तो अपने ज़्यादातर यही रहता है कोर्स में। तो इसमें कुछ रिलेशन है, उसको अपन को देखेंगे आगे जगह। जैसे आकृति कुछ भी हो सकती है, यूँ देख लो, ये मान लो इस तरह अपने रेज यूँ जा रही है, यूँ निकल गई, तो ये प्रिज्म एंगल हो गया। पर दो सरफेस में इंक्लाइन एंगल होना चाहिए, कहीं पे मिल जाएगा। अब इसके अंदर अपना ज़्यादातर कोर्स में यही है, तो अपन इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या रिलेशन बनता है वो अपन देखते हैं। अच्छा देखो, ये सरफेस है ना, इधर वाली सरफेस, ये वाली सरफेस इधर जो इधर और इधर, ये दोनों पैरेलल है। ये ग्लास स्लैब की इधर काम करेगी, ये वाली सरफेस है ना, ये क्रॉस कर दिया मैंने, एक ये और ये यो है ना, तो ये और इधर वाली ये पैरेलल है, ये ग्लास स्लैब की तरह काम करेगी। तो इसमें तो क्या है, इंसिडेंट रे और जो इमेज रे आपस में पैरेलल हो जाती है। इसमें क्या डेविएशन होता है,
इसको बोलते हैं डेविएशन। सीधा अगर आ गए ये डेविएशन, तो अपन ये डेविएशन में R1 R2 ए में क्या रिलेशन है वो देखेंगे, आई और ई में क्या रिलेशन है, इसमें ये रिलेशन है सबसे पहले। देखो ये आपका प्रिज्म, ये प्रिज्म एंगल है क्योंकि रेज इधर से ली, ये बैंड हुई, फिर ये चली गई, ये नॉर्मल है, इसको आई बोला है। और ये आपका रेज यूँ जानी चाहिए थी, चली गई हो यूँ जाके, क्यों, ये R1 और ये आपका पीछे, ये नॉर्मल हो गया। ये आपका R2 है क्योंकि रेज आपका क्या होता है एक्चुअल में, ये रेज यूँ जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अब ये फॉर नॉर्मल तो इधर बैंड हो गई, तो ये हो गया एंगल, ये प्रिज्म एंगल हो गया ये। तो अपन यहाँ रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है कि अगर अपन इसको आगे बढ़ा दें यूँ, तो ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, ये ट्रायंगल बन गया आपका, ये जो ट्रायंगल होगा ये होगा आपका 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा नाम दे देते हैं इसको, जैसे आपका ये X Y Z W, इसके अंदर ये चारों, देखो ये 90 है क्योंकि नॉर्मल है, और ये भी नॉर्मल है 90 सरफेस पे, तो ये आपका देखो जाता है X Y और W और Z, ये मैंने क्या बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसमें दो एंगल 90 हो गए, ये भी 90 हो गया, ये 90, तो इन दोनों का तो चारों का 360 होता है ना, तो एंगल A प्लस ये एंगल सामने वाला R1 प्लस R2, ये 180 होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि जब ये दो 90 हो चुके हैं, 90 90 180 हो चुके हैं, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये अगर काटें 180 से 180 काटें तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो एक प्रिज्म में ये रिलेशन होता है। लेकिन ये अपना आगे जाके बताएंगे कि जरूरी नहीं हमेशा R1 प्लस R2 हो, लेकिन अपने कोर्स में यही है बताएंगे, वो चेक करना पड़ता है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, ये कहलाता है एंगल डेविएशन, डेविएशन क्योंकि ये रेज जानी चाहिए थी सीधी और ये इमर्ज हो गई, तो इसको पीछे डॉटेड करके मिलाया, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन को देखते हैं क्या कितना मान आता है, पहली आती है। तो ये एंगल देखो, ये आई है और ये भी अगर सीधे जाती तो आई होता, तो ये एंगल है ना, ये एंगल देखो, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये नॉर्मल है, ये सीधा अगर बढ़ा दें और ये नॉर्मल को आगे बढ़ा दे तो आई, तो ये भी आपका आई होगा, तो ये एंगल होगा I माइनस R1, I1 इतना सा, ऐसे यहाँ पे देखते हैं। ये E है वर्टिकल अपोजिट के हिसाब से, देखो E और इसको पीछे बढ़ाओ, डॉटेड से मैंने बढ़ाया तो E होगा पूरा, ये E, तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो E, और ये R2 है, तो ये एंगल जो होगा ये इतना सा, ये पूरा E हो गया, E में से R टू लेस कर दें तो ये एंगल हो जाएगा E माइनस R2, तो टोटल आपका ये हो गया ट्रायंगल एक तरह का ये। तो ये आपका डेविएशन ये रहा, ये I माइनस R1 और ये E माइनस R2। अच्छा, अपन एक थ्योरम होती है कि एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये हो जाएगा I माइनस R1 E माइनस R2, तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, देखो I प्लस E और माइनस R1 माइनस R2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया I प्लस E
माइनस ए, क्योंकि R1 प्लस R2 अपन ये प्रूव कर चुके हैं। तो ये दो रिलेशन अपन को ध्यान रखने कि किसी प्रिज्म के अंदर अपने जो कोर्स में ये है, ये जरूर नहीं वैलिड, आप कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो अपन को पता लगेगा यार। ठीक है, इसको पॉज करके आप उतार लें। अब अपन कुछ लेते हैं सवाल जिसपे ये देखो, तो ये तो कहलाता है डेविएशन। ये हो गया, सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है ये, और ये रेज आपकी इसका रिफ्रैक्टेंस √3 है। सिक्सटी पे आ रही है, तो आपको निकालना है R1 R2 और डेविएशन। ये 60, अच्छा ए आ रहा है इधर, तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। इसने लो लगा दिया, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू R1 इंटू √3। √3 रिफ्रैक्टेंस है, तो √3/2 √3 इंटू साइन R1। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1/2 साइन R1, तो R1 इक्वल टू 30 डिग्री। R1 इक्वल टू 30 डिग्री। अब अपन को ये रिलेशन पता है कि A हमेशा R1 प्लस R2 होता है, तो R2 कितना आ जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू A माइनस R1। A आपका 60 है, तो ये भी 30 डिग्री। अच्छा, अब डेविएशन की बात करें, R2 आ गया, R1 आ गया, डेविएशन। अच्छा, ये एंगल आपका जब आपका 30 होगा तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये भी तो निकालना ही, फिर प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, √3 इंटू साइन 30 इंटू 1 इंटू साइन ई, तो √3 1/2 और ये साइन ई, तो E इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो आपका इंसिडेंट एंगल भी 60 है और इमरजेंस एंगल भी 60 है, और R1 R2 30 है, तो डेविएशन होगा I प्लस E माइनस ए। तो I की वैल्यू 60, ये भी 60 और माइनस 60, तो डेल हो गया, डेविएशन हो गया 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन होगा। तो आपको समझ में आएगा, और भी कोई भी एंगल हो सकता है, आपको तरीका ये रहेगा, बस ये ध्यान रखना R1 प्लस R2 फॉलो होता है नहीं होता, तो आगे चलेंगे कई बार R1 R2 फॉलो नहीं होता, वो अपन देखते हैं। अभी जरूरी नहीं हमेशा प्रिज्म में R1 प्लस R2 फॉलो हो, लेकिन अपने कोर्स में जो है वो ज़्यादातर यही है। लेकिन अपन को प्रोसीजर पता होना चाहिए, अपन को ये नहीं कि R1 प्लस R2 ये याद कर ले हमेशा, ऐसा नहीं है। देखो कहता हूँ, देखो ये 15 डिग्री है, ये नॉर्मल है, और रेज आपकी 90 पे आ रही है, 90, और इसका रिफ्रैक्टेंस √2। देखो वही R1 R2 निकालना है, डेविएशन निकालना है। R1, अच्छा इसके अंदर में क्या है, जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, इसमें दोनों ही एंगल आपके क्या है, क्लॉकवाइज थे। इस वाले में क्या है, ये भी देखना पड़ता है कि इसका जो डेविएशन आ रहा है, ये रेज जोन जा रही थी, बैंड ही हो गई क्लॉकवाइज, इधर भी ये रेज आपकी जोन जानी चाहिए थी, लेकिन ये बैंड हो गई। ये तो दोनों डेविएशन क्या थे, क्लॉकवाइज थे, इसलिए दोनों ऐड हो गए, del1 प्लस del2 है ये, ठीक है ना। I1 माइनस R1 प्लस E माइनस R2 दोनों ऐड हो गए थे, तो टोटल डेविएशन आपका ऐड हो गया था। अब यहाँ पे देखते हैं ये, तो आपको वही निकालना R1 R2 और डेविएशन निकालना। तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू √2
साइन R1, तो ये हो गया 1/√2 साइन R1, तो R1 इज इक्वल 45। देखो ये फेल हो गया, क्योंकि अपन R1 प्लस R2 आपको ए बोल रहे हैं, ए तो आपका 15 डिग्री है, ये आपका 15 डिग्री है, तो अपन को प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये आपका 45 अब यहां पे एंगल ये कितना होगा 45, पर नॉर्मल है ना ये, तो ये एंगल 45 प्लस ये होगा 45 60, तो ये होगा 120, और ये ट्रायंगल में 120 ये वाला एंगल होगा 120। अब देखो इसका, अब इसका जो नॉर्मल बनेगा वो यूं बनेगा, ये नॉर्मल, इसमें 90, तो ये 120 है ना, तो ये जो आपका R2 बनेगा ये R2, तो 120 में से अगर 90 लेस कर दें तो ये R2 जो आएगा वो आपका आएगा 30 डिग्री, जिसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। R1 अपन निकाल चुके हैं, R1 निकाले, ये 45 है, ये टोटल 90 है नॉर्मल, तो ये 45 होगा, ये आपका 50 है, तो ये टोटल आपका 45 प्लस 60 हो गया, तो ये 120 होगा। 120 से फिर नॉर्मल बनाना है, क्योंकि इस तरह की आकृति हो रही है, यूँ इस तरह सरफेस से, तो इस तरह का थोड़ा सा यूँ, तो नॉर्मल तो ये बनेगा नहीं, ये नॉर्मल, और ये 120 ये नॉर्मल बना, तो ये एंगल 30। अब लगा दो √2 साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन E, तो √2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन E, तो ये √2 आ जाएगा, E 45। अब अपन को निकालना है इसका, तो आपका R1 भी आ गया, R1 आपका 45, R2 आपका 30, ठीक। अब थोड़ा सा डेविएशन बात करेंगे। अब डेविएशन देखो, तो मैंने कहा R1 प्लस लगता है, तो इसमें जो डेविएशन है देखो, इसमें जो रेज है कैसे गई थी, ये हो गई, रेज यूँ जानी चाहिए थी सीधी, और कितना बैंड हो गई, ये 90, ये आपका 45, तो ये आपका रेज सीधी जाने की जगह यूँ डेविएटेड हो गई 45 से, तो जो डेल 1 है वो 90, और ये रेज सीधी जानी चाहिए ना, बैंड ही हो गई, तो अपन ये तो डेविएशन हुआ 90, क्योंकि 45 तो 90 माइनस 45 45। अभी देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इधर हुई क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा ये रेज ये जानी चाहिए थी, रेज, लेकिन ये रेज अब ये फॉर्म नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना ये, तो ये जाएगी यूँ जाएगी, तो ये रेज आपका सीधी जानी चाहिए, लेकिन अभी नॉर्मल ये 45 होगा, तो इस यहां से इधर शिफ्ट हो गई, ये रेज यूँ जा रही थी सीधी, तो ये एंगल आपका 30 है, तो इसको आगे बढ़ाए तो ये 30 होगा, 30 होगा, तो ये एंगल यहां से तक डेविएटेड हुई है, तो डेल्टा 2 हुआ 45 माइनस 30, 45 माइनस ये 30 है, ये 45 है, तो ये 15 डिग्री। अभी डायरेक्शन बोलो मेरे को कितनी है इसकी, तो ये रेस तो बैंड हुई थी ये, और ये रेस यूँ जाके यूँ हो गई, इधर हो गई, इधर डेविएटेड हो गई 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन क्या हुआ, नेट डेविएशन हुआ
अच्छा ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये अपन बता चुके हैं पहले, पिछले लेक्चर में, पहले जो लेक्चर हो चुके हैं। 30 डिग्री क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चले अपन, ठीक है, तरीका अपन को कंसेप्ट पता है। अब यहाँ पे यही फेल हो गया क्योंकि अपन ने निकाला था डेल इक्वल टू क्या है, आई प्लस ई माइनस ए, ये भी फेल हो रहा है क्योंकि ये फेल हो गया, R1 प्लस R2 तो ये भी फेल हो रहा है। देखो आई कितना था 90, ई कितना है 45, ए कितना है 15, जो ये आपका कितना है 90, ये 45 माइनस 15, रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि जब ई तक कितना आ रहा है 30, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है, ये भी गलत हो गया। तो ए इजिकल टू R1 प्लस R2 ये हमेशा सही नहीं है, और डेल इजिकल टू आई प्लस ई माइनस ए ये भी सही नहीं है, लेकिन अपन को कंसेप्ट पता होना चाहिए। जहाँ पर ए वाला R1 प्लस R2 नहीं मिल रहा ना, तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। ये देख लो, अगर ए R1 प्लस R2 है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से जाओ। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। एक 150 डिग्री एंगल है, और ये 15 है, ये 15 है, और ये नॉर्मल है, इस पर 60 डिग्री पर रेज आ रही है। तो आपको इसका पूरा कंप्लीट पाथ बताना कैसे होगा, देखो। और इसका रेफरेंस इंडेक्स है √3 रेफरेंस इंडेक्स, और ये एयर है। तो 1 इंटू साइन 60, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। इधर लिख देता हूं मैं, जगह नहीं है थोड़ा सा, यहां लिख देता हूं 1 इंटू साइन 60 √3 इंटू साइन R1, साइंस √3/2 √3 इंटू साइन R1, ये कैंसिल होगा 1/2, तो R1 हो गया 30 डिग्री। मतलब ये आपका एक तरह का 30 डिग्री होगा। साइन 60 √3/2 √3 इंटू √3 1/2। अब देखो इसके अंदर, ये आपका 30 है तो ऑटोमेटिक 60 हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगल 150 प्लस 60, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जैसा 180 से तो ज़्यादा होता ही नहीं है, तो इसका मतलब रेज इस पर नहीं टकराएगी। ये रेज कैसे टकरा रही है, अब देखो, ये रेज इस पर नहीं टकरा रही है, ये रेज नॉर्मल इस पर आ रही है, ये 30 है। आप देखो अब यहां पे कितना एंगल पे टकरा रही है, देखते हैं। ठीक है, 30 मिलीमीटर, ये जगह नहीं है। अच्छा देखो, ये 30 प्लस ये कितना 120 और ये हो गया 135 130, तो ये 45। भाई आपका ये 30 है, ये 90 है, 120 120 135 180, ये नॉर्मल, तो ये 45। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेफरेंस इंडेक्स कितना है इसका, यहाँ पे TIR हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि इसका रेफरेंस इंडेक्स √3 है, √3 है, तो इसका ये एयर है, तो इसका साइन सी क्या होता है, साइन सी होता है μr/μd, μr है 1 और d कितना है √3, तो इसकी वैल्यू आपका 1/√2 होता ना, तो ये कितना होता
1/√2 45। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है ना 45 से कम है, और ये 45 पे जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे आती है तो उसी मीडियम में लौट जाती है। और फिर दूसरा तरीका और बता देता है, तो 45 पे लौटेगी, 45, और ये 45 तो ये 45, अच्छा इसको और चेक कर सकते हैं दूसरा तरीके से, होता था तुमको और आपको √3 इंटू साइन 45। सपोज ये रेज इधर जा रही है, अपने मान लिया, तो 1 इंटू साइन ई लिख दें एक बार मान लेते कि साहब आपने ऐसे क्या इसे तो कर सकते हो, देखो गलत हो जाएगा। √3 इंटू 1/√2 साइन ई। अच्छा साइन ई का ये √3/√2 साइन ई, तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया, तो साइन की वैल्यू तो कभी से 1 से ज़्यादा ही नहीं होती ना, तो यहाँ वैसे ही फेल हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे TIR लग रहा है, ये 45 होगा। अब 45 होगा तो ये 45 होगा, ये 15 है, तो ये एंगल कितना रह गया 120। अब 120 होगा तो ये नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल, तो नॉर्मल होगा तो ये कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, भाई ये आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि ये 120 आ रहा है ना टोटल, तो 120 आएगा तो ये 30 डिग्री आपका बनेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इधर वाला, तो 1√3 इंटू साइन 30, और ये हो गया साइन ई इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा साइन ई, तो √3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन 2, तो ई का मान 60 आ जाएगा, ई का मान 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम अपन ने मिस्टेक कर दी, इसको थोड़ा सही बना देता हूँ। यूं ले लो आप, थोड़ा सा दिखना चाहिए 120 पे आ रहा, $45, 15 और ये आपका नॉर्मल, यूँ बनेगा, तो 120 ना नॉर्मल ही बनेगा, तो ये आपका इधर वाला एंगल बनेगा 30। अब बोलो किधर जाएगी रे, अब ये फॉर्मूला 60 आया ना, तो ये रेज आपकी यूँ जानी चाहिए थी, इससे आ रही है ना रेज, यूँ जानी चाहिए थी, बल्कि ये यूँ जाएगी 60, ये कंप्लीट डायग्राम होगा, क्योंकि ये 120 है, ये 90 है, तो ये कंप्लीट डायग्राम बनेगा। अब देखो डेविएशन देखे अपन, या 3 डेविएशन। फर्स्ट डेविएशन देखो, यहाँ से अगर जाती है रेज तो del1 = हो गया 60, ये पूरा 60 में से इधर बैंड होगी कि 30 तो 30 आपका, तो 60 - 30 डिग्री, कौन से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, भाई ये रेज आपकी यूँ जानी चाहिए थी ना, यूँ बेंड होगी क्लॉकवाइज। आ जाओ अब यहाँ पे डेविएशन देखते हैं, ये रेज आपकी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये रेज आपकी यहाँ जाके यूँ बेंड हो गई, मतलब ये 90 तो है, 90 बेंड हो गई, ठीक है, सीधी जानी चाहिए थी, और ये रेज यूँ चली गई, तो ये तो 90 है, इसका मतलब ये 90 रोटेट हो गई, तो Δ2 हो जाएगा आपका 180 - 90, कैसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये तो ये थी, ये एंटी क्लॉकवाइज,
अब तीसरा डेविएशन देखते हैं यहाँ पे, ये रेज आपकी यूँ जानी चाहिए थी, ये ना, ये नॉर्मल है, तो ये जानी चाहिए थी, लेकिन ये रोटेट हो गई, तो 30 30 तो ये 60 में से रोटेट हो गई, तो ये हो गया 60 - 30। देखो डायरेक्शन यूँ जाके यूँ, तो ये 30, फिर क्लॉकवाइज। अब देखो 2 क्लॉकवाइज है, 1 एंटी क्लॉकवाइज है, तो डेविएशन क्या हुआ टोटल, नेट डेविएशन हुआ डेल नेट 30 30 60 और 90, तो ये हो गया 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 3 अब मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, तो ऐसे नहीं, बेसिक अपन को आना चाहिए, तो बेसिक के हिसाब से। और अपन और कुछ अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। अब इसका डेविएशन निकालते हैं जनरली इसी के लिए जो अपन कोर्स में है, ये तो थोड़ा बेसिक बताया था, बाकी इसी के बारे में बात करेंगे अपन कि ये रेज आपका आ रही है, ये R1 है, ये R2 है और ये E है, ये I है। तो 2 रिलेशन अपने, ये प्रिज्म एंगल A है, ये तो एक तो आ गया फॉर्मूला A = R1 + R2 और दूसरा है डेल I + E - A, ये आपके। तो अपन डेल जो इसकी वैल्यू है ना, अपन सारा I के टर्म में निकालना चाहते हैं, I तो I दिया होता है कि I के हिसाब से निकालना चाहते हैं। देखो तो 1 × sin E, इसका रेफरेंस इंडेक्स अपन n ले लेते हैं, n sin R1, ठीक है। ये जो बेसिक है उसी, क्योंकि कोर्स में तो यही है, वो तो अपन बताया था कि इसी का अपन डेविएशन निकालना चाहते हैं इन टर्म ऑफ I, पूरा टर्म I के टर्म में निकालना चाहते हैं। तो ये आपका R1 कितना होगा, अच्छा ये sin I है, तो sin R1 sin E अपॉन I अपॉन n, तो R1 = sin इनवर्स sin I, ये R1 होगा। अच्छा R2 क्या होगा, जो R2 होगा A - R1, A - R1, तो E की वैल्यू भी तो निकालनी है ना, तो ये कौन निकालते हैं इसके अंदर कि sin R2 A - R1 × n, मैंने इसको क्या है R2 को A - R1 लिख दिया, A = 1 × sin E, तो E = n × R2, R2 की जगह रख दिया, तो E हो जाएगा sin इनवर्स n sin A - R1, A - R1, A - R1। तो डेविएशन क्या हो गया आपका टोटल इन टर्म ऑफ I के रूप में, इसको मैं रब कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। देखो डेविएशन = I + E sin इनवर्स n sin A - R1, R1 की जगह लिख देते हैं, R1 ही लिखा, A - sin इनवर्स sin I अपॉन n, कि मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, लिख चुका है अपन, इसको हटा देते हैं। ये आपका A से बंद, ब्रैकेट बंद हो गया, ये पूरा ये वैल्यू है ना R1, तो ये आपका फॉर्मूला होगा I, तो ये हो गया, और E की वैल्यू ये होगी पूरी,
और माइनस सी। प्रिज्म एंगल आपको दिया होगा, रेफरेंस इंडेक्स दिया होगा, आई की टर्म हो गया। तो ये जो डेविएशन का फॉर्मूला आया इंसिडेंस एंगल और ए के टर्म में, देखो ठीक है। अब इसका अपन जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये एंगल आई का वेरी करके, तो ये ग्राफ इस तरह का आता है डेविएशन के साथ, इंसिडेंस के साथ। कि जैसे अगर अपना कोई एंगल है 30 पे रखा और इधर कोई मान लो 32 आया, तो आप 32 से भेज के भी तो वापस ले सकते हैं इसी को, उल्टा रेज भेज दें तो ये रेज इधर आ जाएगी। या उसे 32 इसके अंदर, क्योंकि आई प्लस ई, ये तो है आई प्लस ई R1 प्लस R2, तो अगर ये 30 है ये 32 है तो 32 है तो ये 30 हो जाएगा वापस। तो कहने का मतलब दो इंसिडेंट एंगल के लिए डेविएशन सेम होता है, इसलिए तो ये ग्राफ इस तरह का आ रहा है। तो एक तो आपका सपोज ये आई, तो ये आपका सेम डेविएशन ईपीबी। क्या कहना है कि अगर सपोज इंसिडेंस एंगल आपका 30 है और इमरजेंस एंगल आपका 35 है, तो 30 प्लस 35 R1 प्लस R2 घटा दो, लेस कर दो। और अगर आपने यहाँ पे 35 कर दिया तो ये वापस 30 हो जाएगा, तो वापस वही आ जाएगा। तो कहने को जो आपका आई है वही आई की जगह ई आता है, फिर उसको आई बनाते हैं तो वापस वही डेविएशन आ जाएगा। ये ग्राफ इस तरह का है, और थोड़ा ये क्या है, बिल्कुल पैराबोला नहीं है, थोड़ा सा इस तरह का है ये। अच्छा, डेविएशन सबसे ज़्यादा कब होगा? डेविएशन सबसे ज़्यादा तब होगा ये आपका 90 पे, क्योंकि आई प्लस ई है ना, आई प्लस ई, तो ये 90 पे हो, या तो ई 90 हो या आई 90। तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेविएशन कब होगा? जब ये π/2 हो जाए। इंसिडेंट एंगल अगर π/2 हो जाएगा ना, ये अब ये इनफाइनाइट तक थोड़ी जाएगा, ये तो एंगल ही है, तो टोटल ये होगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखिए अपन ने, इसको मैं रब कर देता हूँ। कि पहले डेविएशन कम हो रहा है, आई बढ़ने के साथ कम हो रहा है, फिर वापस आई बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, तो ये मिनिमम डेविएशन है। अगर अपन और लाइन खींचें एक और, तो ये आई हो जाता है, ये इसका ई हो जाता है। और अगर और नीचे खींचे तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका ये डेल मिनिमम है, तो आई और ई की वैल्यू बराबर हो जाती है। ये जैसे ये आपका, क्योंकि अब लाइन खींचोगे तो ये आपका आई, ये इसका ई, और लाइन खींचोगे तो ये आई, ये ई, और यहाँ पे पॉइंट। तो कहने का डेल मिनिमम पर आई बराबर ई हो जाता है, आई बराबर ई हो जाना। अच्छा, आई बराबर ई होगा तो R1 R2, क्योंकि इसका रेशियो होता है रेफरेंस इंडेक्स आई अपन, तो इस केस में R1 बराबर R2 बराबर R हो गया। अच्छा, R1 प्लस R2 डेल मिनिमम बोल रहा हूँ पर R1 प्लस R2। अच्छा, दोनों एंगल बराबर होते हैं और R1 R2, और ये हो जाएगा क्योंकि R1 प्लस R2 ये होता है, तो R रख दें तो R कितना हो गया इस केस में? A/2। तो ये तो है कंडीशन फॉर डेल मिनिमम। अच्छा, डेल मैक्सिमम कब होगा? या तो आई 90 हो जाए, या तो आई और दोनों तो 90 नहीं होंगे, आई और ई 90 ये डेल मिनिमम। कहने का मतलब है या तो रेज ये 90 हो, ये आपका इस तरह का ई हो जाए, ये मैक्सिमम डेविएशन की शर्त होती है, या इंसिडेंट एंगल को 90 कर दो, या फिर आप इस तरह भेजो यहां से आई कि ये यहां चल जाएगा, ये 90।
या तो आई 90 हो तो ई मिलेगा, या इस तरह एंगल भेजेंगे, इसको अपन निकालेंगे बाद में आई नॉट लिख के, क्यों, तो ये इमरजेंसी 90 हो, तो इस मैक्सिमम डेल की शर्त हुई। अच्छा, इसके अंदर ये देखो कि ये जो कोई पॉइंट है आई, ये डेल मिनिमम है, ये दूरी और ये x1 दूरी और x2 अलग अलग दूरी है, देखो इससे थोड़ा अलग है ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है। ये क्वेश्चन लेते हैं, इस पर आपको पता लगेगा क्या कहना चाहता हूं मैं। ये ग्राफ जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना इतना बड़ा चौड़ा, उसमें ये वैल्यू रखोगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा उसका, इस तरह का। लेकिन इसकी मेन शर्तें ध्यान रखो कि मिनिमम डेविएशन कब होता है, मैक्सिमम डेविएशन कब होता है, और मिनिमम डेविएशन आपका आई और आर ई या दोनों, और आर इजकल टू ए बाई 2 हो जाता है इसके इसमें ये। अच्छा, मिनिमम डेविएशन के अलावा जो ऊपर के डेविएशन 2 बार प्राप्त होंगे, एक बार आई वही डेविएशन, इससे ज़्यादा डेविएशन 2 एंगल पे मिलते हैं, और मिनिमम डेविएशन एक ही एंगल पे मिलता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन लेता हूं मैं छोटा सा, सपोज डेल मिनिमम आपको डेल मिनिमम आई इक्वल टू 30 पे मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा डेल, इसका तो एक ही एंगल होगा, आई और ई दोनों, भाई एक ही एंगल है, आई और ई दोनों एक ही है, और इसके अलावा अदर डेल के लिए, ठीक है, अदर डेल के लिए एक एंगल आपका मान लो ये 26 है आई, तो आपका दूसरा, क्योंकि अदर डेल के लिए आपके 2 एंगल होंगे, 2 इंसिडेंस एंगल पर आपको सेम डेल मिलेगा, क्योंकि डेल मिनिमम पे एक एंगल पे मिलता है, ग्राफ से पता चला ना। तो आपका एक आई अगर 26 है तो ई कितना बताना, तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, देखना क्या। ये 4 मैंने ऑप्शन दिया कि ई की वैल्यू क्या होगी इनमें से। देखो इसमें लॉजिक लगाना कुछ नहीं है, कि मैंने ये बोला कि डेल मिनिमम पे जो आपका आई, इससे आपका ये इधर जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है, मतलब वो एक ही इसी डेविएशन के लिए, कोई ये डेविएशन है उसके लिए ये एक इंसिडेंस एंगल है, एक ही एंगल है इंसिडेंस, तो ये जो डेल मिनिमम से है ना एंगल है उससे ये ज़्यादा होता है, ये मतलब x2 ग्रेटर देन x1 होता है, मतलब यही तो भाई ये आपका बिल्कुल पैराबोला नहीं है, सिमेट्रिकल, ये थोड़ा सा इधर ज़्यादा है, ये x2। अब देखो ये आपका 32 से कितना पीछे है, 6, तो अगर इधर 6 पीछे तो 6 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा वो, तो 32 से 6 इधर जाओ, तो 32 से 6 जोड़ो तो 38, तो ये 3 मान तो गलत हो गए ना, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी तो वो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, मतलब जो आपका इसका डिफरेंस है उसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा डेल में, तो ये आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा 39, ये हो गया। तो ये आपको समझ गया। अब थोड़ा सा स्पेशल केस पढ़ते हैं अपन इसके कुछ, तो आपको इसका कुछ फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं, इसका प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन की टर्म में, कि मिनिमम डेविएशन में आई प्लस ई माइनस ए जो अपन लिखते हैं, मिनिमम डेविएशन में दोनों इक्वल होता है, आई प्लस आई, डेल मिनिमम दोनों इक्वल होता है ना, मिनिमम डेविएशन में आई और ई क्या होता है, तो आई लिख दें इसको 2i, और ये हो जाएगा ए, तो आई कितना आया, डेल मिनिमम प्लस a/2। अपन इसका रेफरेंस इंडेक्स निकाल रहे हैं इन टर्म ऑफ डेल मिनिमम। ऐसे ही जब ये आपका मिनिमम है, अच्छा आर कितना होगा, क्योंकि R1 इक्वल टू R2 बराबर a/2 होता है, इसमें इसकी बात कर रहा हूं मैं मिनिमम डेविएशन में। तो आपका मिनिमम डेविएशन की टर्म में ये
ये इसके पैरेलल होती है इस केस में, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं इसके अंदर। और ये बेस के पैरेलल होती है, ये R1, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं A/2। तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, 1 इंटू साइन आई इंटू एन। अच्छा सपोज जरूरी नहीं अपन दूसरे मीडियम में रखना चाहें तो रेफरेंस इंडेक्स भी रख सकते हैं। देखो इसका अगर सराउंडिंग में रखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एन एस सराउंडिंग मीडियम और साइन आई एन पी प्रिज्म एंगल, इसका रेफरेंस इंडेक्स एन पी है, ये एन एस है, और साइन R/2। ये मिनिमम के केस में आई लिख दिया मैंने इसको, ये आपका R हो गया, ये देखो। बाकी तो अलग अलग लिख सकते हैं, आई और R1 तो लिख ही सकते हैं, बाकी मिनिमम। तो आपका एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू साइन R/2 लिया है, तो ये मिनिमम एंगल आपको ये लिखना पड़ेगा, कितना आएगा, डेल एम प्लस A/2 अपॉन साइन, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, R की जगह ये A/2 है, R। साइन R है ना, साइन R की जगह रख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। ये याद रखना आपको। अब 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है, देखो इसके अंदर। बाकी तो आप ये तो तब फॉर्मूला लेना जब आपको मिनिमम डेविएशन दिया हो, नहीं तो आपको वही लिखना है एन एस साइन I1 इज इक्वल टू एन पी साइन R1, या इधर वाला ले सकते हो एन पी साइन R2 इक्वल टू एन एस साइन ई, ये ले सकते हो। कई बार मिनिमम डेविएशन देते हैं तो ये काम लेना। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस फॉर प्रिज्म। ये है केस फर्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A and C such that कि always TIR from second surface कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ये क्रिटिकल एंगल है, सच दैट कि ऑलवेज TIR, हमेशा TIR हो फ्रॉम सेकंड सरफेस, हमेशा। देखो अपन जानते हैं ये आपका R1 है, ये R2 है। इसकी मिनिमम वैल्यू B अगर C को क्रॉस कर जाए, समझना, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर इसके क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर जाती है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू भी इससे ज़्यादा हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो फिर ये TIR होगा, मतलब इसके अंदर ही आ जाएगी वापस। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू ये होता है, तो ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। अच्छा ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये 90 पर आएगा, तो 90 होगा तो ये C हो जाएगा। अब ये 90 तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा, इन दोनों का समय होता है, ये R2 आपका कम से कम हो जाएगा, तो R2 कितना होगा, A माइनस C, मतलब इसकी सबसे कम से कम वैल्यू A माइनस C होगी। आया नहीं इसमें भाई, इसकी सबसे छोटी वैल्यू R2 की, वो भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो TIR हो जाएगा ना ऑलवेज।
अब इसकी सबसे छोटी वैल्यू तब मिलेगी जब ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि इन दोनों का सम ए तो होता है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू कब होगी इसकी, जब ए 90 होगा तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और ये सबसे बड़ी वैल्यू तो सबसे छोटी होगी, तो ये सबसे सी होगा तो ये ए माइनस सी होगा, ए में से सी घटा, तो ये वैल्यू किससे ज़्यादा होगा, सी से ज़्यादा। अगर ये आपका R2 मतलब कुल मिला के R2 का मिनिमम ग्रेटर देन सी हो जाएगा तो TIR हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ए ग्रेटर देन 2C। अगर ये कंडीशन होगा तो ऑलवेज TIR होगा, तो केस फर्स्ट ये जाना है। ऐसे ही दूसरा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी सच दैट नो TIR फ्रॉम सेकंड सरफेस। नो TIR फ्रॉम ये सेकंड सरफेस कि अपन क्या करें, ए का मान 2C से ज़्यादा रखोगे ना तो ये हमेशा ऑलवेज TIR होगी। अब दूसरा कंडीशन कि हमको तो TIR चाहिए ही नहीं, हमेशा कितना ही कर लो TIR मिले ही नहीं, नो TIR टोटल इंटरनल फ्रिक्शन। देखो अब इसके अंदर थोड़ा सा इसमें ये कि ये रेज यूँ आ रही है, फिर ये टकराई, फिर यूँ, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सी से कम हो, मतलब आर मैक्सिमम R2 मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा मान ग्रेटर देन नहीं लेस देन सी हो जाए तो अपना काम हो जाए। मतलब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू वो भी सी से कम हो गई तो हमेशा बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी बाहर। देखो अब कैसे निकालें, अब R2 मैक्सिमम कब होगा, ये ज़्यादा तो ये कम से कम, और ये कम से कम कब होगा, जब ये रेज इस तरह क्या है, इस तरह ये आई आपका जीरो कर दें इसको तो R1 भी जीरो हो जाएगा। अब R1 जब जीरो कर दिया मैंने, नॉर्मल टकराया नॉर्मल से, तो आई जीरो हो गया तो R1 भी जीरो हो गया, R1 जीरो होगा तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा ए हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, और ये ए की वैल्यू भी सी से कम पड़ गई, ये सी से कम हो तो क्या होगा, नो TIR, ये आंसर, कभी भी TIR नहीं होगा। तो ए का मान अगर 2C से ज़्यादा तो ऑलवेज TIR, और ए का मान अगर सी से कम है तो नो TIR। अब इसके बीच के बारे में बात करें, केस थर्ड, केस थर्ड है कि अगर ए की वैल्यू सी से तो ज़्यादा 2C से कम है, ये तो बीच में भाई ए 2C से ज़्यादा होगा तो ऑलवेज TIR, ए का मान अगर सी से कम है तो नो TIR, ए का मान इसके बीच में होगा। देखो अगर सपोज ये रेज इस तरह आ रही है, ये अपन I जीरो कर दिया तो R जीरो, तो ये एंगल कितना होगा, ए, ए का मान 2C से कम, ये एक मिनट,
ये हो गया, ये आई बराबर 0 लिया तो ये होता है इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, ये होता है, मैं बताऊँ ए का मान, ए का मान सी से ज़्यादा है, मतलब हाँ हो गया ना। देखो यहाँ पे लिखा है ए का मान सी से ज़्यादा है, तो ये इसका मतलब ए की वैल्यू सी से ज़्यादा है ना, तो आगे टी आई आर होगा इसका मतलब, नहीं आया समझ भाई। ये आपका आई 0 तो ये आपका प्रिज्म एंगल के बराबर होगा, और ये प्रिज्म एंगल जो है ना सी से तो क्या है बड़ा है, तो ये इंसिडेंट एंगल आपका एक जगह क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा ना, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का तो हमेशा टी आई आर होगा ना, तो इसमें तो टी आई आर हो जाएगा। और अगर दूसरा केस ये बनता है इसी के अंदर, इसके कंडीशन ये ज़्यादा ज़्यादा भाई इसमें अगर, और अगर अपन रेज ऐसे ले लें यूँ, ये 90 हो गया, तो ये सी हो गया, तो ये कितना हो गया 90 माइनस सी हो गया, ये माइनस सी हो गया, ये वाला तो 90 से आती है भाई, आपका ये आई 0 है और आपको 90 पे ले लिया तो ये सी हो गया, तो ये 9 ए माइनस सी हो गया। अब ए माइनस सी में क्या होगा, देखो ए माइनस सी में क्योंकि अपन जानते हैं ए लेस देन 2c है, और दोनों में से सी लेस कर दें तो ए माइनस सी लेस देन सी, इधर कर दिया तो ए माइनस सी लेस देन सी हुआ ना, ये मतलब ए माइनस सी लेस देन सी है, क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल से कम तो इमर्ज हो जाएगी ना, तो इसका मतलब है ये रेज टी आई आर भी हो सकता है और टी आई आर नहीं भी हो सकता, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन को ये निकालना है, अच्छा इसके अंदर मैक्सिमम डेविएशन की शर्त क्या है, अपन ये निकालेंगे कौन सा एंगल पर टी आई आर होगा कौन से एंगल पर नहीं होगा। तो कोई इसके अंदर अच्छा डेल मैक्सिमम कब होगा, या तो ये 90 माइनस ए, या फिर ये या तो आई 90 हो जाए या ई 90 हो जाए, ये भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 90 इसको लिया तो ये लिख दिया, ये देखो ई की वैल्यू निकालते हैं इस केस में कितनी होगी। अच्छा साइन ये हो गया एन साइन ए माइनस सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन साइन ए माइनस सी, तो आप इसके अंदर वैल्यू रख दो को ये डेल मैक्सिमम आ जाएगा, डेल मैक्सिमम भाई 90 आपका ये हो गया, और ई मैंने ऐसे निकाल दिया साइन एन माने ई माइनस सी, और ये 1 साइन ई, तो ई की वैल्यू गई है, तो ये वैल्यू रख दोगे तो आपका ये डेल मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को ये देखना है देखो ये आगे सो इसके अंदर। अब एक चीज और देखो कि कितना एंगल रखें मिनिमम, कि उससे कम रखोगे तो टी आई आर हो जाएगा। देखो इसको नाम दे देता है आई नॉट, और ये हो गया 90, तो ये सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 90 नहीं ए माइनस सी। अब ये क्या होगा, ये आई नॉट वो है जिसमें क्रिटिकल एंगल मिलता है, इस आई नॉट से मैं कम एंगल रखता हूं, समझना, आई नॉट से कम एंगल रखूंगा तो ये कम मिलेगा, और ये कम मिलेगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मैं वो वैल्यू निकाल रहा हूँ आई नॉट जिस पर आपका हमेशा रिफ्लेक्शन होगा, मतलब इससे कम पे रिफ्लेक्शन होगा, इससे ज़्यादा पर हमेशा रिफ्लेक्शन होगा, और इससे कम पर ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो टी आई आर हो जाएगा। तो आई नॉट निकालना, तो 1 इंटू साइन आई नॉट इज इक्वल टू एन साइन ए माइनस सी,
तो साइन आई नॉट साइन इनवर्स एन साइन ए माइनस सी, ये वो एंगल है जिस पर हमेशा इससे कम एंगल रखोगे। मतलब ये है इफ इंसिडेंस एंगल आई नॉट से कम है या इक्वल टू भी रख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ये ज़्यादा ही कम, मतलब इससे कम नहीं रखना है। आई का मान आई का मान आई नॉट से ज़्यादा हो या बराबर हो तो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कर दिया ना मैंने, ज़्यादा कर दिया तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ना, तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन। और आई लेस देन आई नॉट कर दें, आई नॉट की वैल्यू निकाल दी ना, अगर आई नॉट से कम हो गई तो ऑलवेज टी आई आर, ऑलवेज टी आई आर। अच्छा, ये वैल्यू कहां तक जाएगी वैसे? तो आई नॉट और आई की वैल्यू 90 तक ले सकते हो खाली, पाई बाय 2 आई नॉट या पाई बाय 2 तक, तो रिफ्लेक्शन होगा। और आई नॉट का मान हमेशा ही ये होगा, तो ऑलवेज टी आई आर होगा। तो ये अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर जस्ट। ठीक, तो अपन ने क्या पढ़ा इधर? ए ग्रेटर देन 2c हो ऑलवेज टी आई आर, ए लेस देन सी हो नो टी आई आर, कभी टी आई आर नहीं आएगा। और ए का मान सी से ज़्यादा और 2c से कम हो तो दोनों कंडीशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। उसमें मैंने मैक्सिमम डेविएशन भी बताया, फिर उसके अंदर आई जीरो नॉट बताया। आई जीरो नॉट का मतलब उससे अगर अपन कम रखेंगे तो टी आई आर होगा, उससे ज़्यादा पाई बाय 2 तक रखे तो टी आई आर नहीं होगा, ये बोला। जैसे ये प्रिज्म है आपका और ये एंगल आपका 60 डिग्री और इसका एन है √7/3, √7/3 है। तो आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द minimum value such that there are no TIR from second survey. What is minimum value of I such that no TIR from second surface? कि इससे कम नहीं रखना, ये तो इतना मिनिमम वैल्यू। देखो इस केस में क्या होगा, ये 90, ये आपका C और ये A माइनस सी और ये आई, क्योंकि ये आपकी आई की मिनिमम वैल्यू है। इससे कम करोगे तो ये आपका कम होगा और ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो फिर टी आई आर हो जाएगा, तो सी से ज़्यादा हो जाएगा। सी तक तो आ गया, सी के बाद तो अंदर ही आएगा। तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी? देखो साइन आई इजिकल टू रिफ्लेक्टेड कितना बताया मैंने? 7/3 साइन ए माइनस सी, और ये इंटू 1, तो साइन आई 7/3
इधर लिख देते हैं साइन आई 7/3 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी 7/3। अच्छा साइन ए क्या होगा, साइन 60 √3/2। कॉस सी क्या होगा, ये बताओ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। अच्छा साइन सी क्या होगा, छोटा बटा बड़ा, तो छोटा है ये और बड़ा ये, तो √3/7 साइन सी। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी का रूट। कॉस ए 60 की वैल्यू 1/2 और साइन सी कितना हो जाएगा, √3/7। तो साइन आई 7/√3 1 माइनस √3/2। अच्छा इस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, 3/7, और 3/7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 माइनस 3/7, तो 4/7, 4/2 √7 माइनस 1/2 √3/7, तो 7/3, और इसमें आपका 2 से 2 कट गया और √3/7 कॉमन ले लें ये, तो आ जाएगा 1 माइनस हाफ, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये हाफ है, तो साइन आई इजिकल टू हाफ। तो आई कितना है 30 डिग्री, आई 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री पर अगर रखोगे 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा तो नो टी आई आर, लेकिन 30 डिग्री से कम रख दिया तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आई सच दैट नो टी आई आर, तो 30 डिग्री, इससे कम नहीं रखना। तो इसमें डेविएशन निकालना चाहते हो डेविएशन भी निकाल सकते हो। डेविएशन कितना होगा, मैक्सिमम डेविएशन होगा, क्यों होगा इसके में डेविएशन 90 आ रहा नहीं है, तो डेल मैक्सिमम हो जाएगा इसमें 30 + 90 - 60 डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन होगा। तो ये आपका प्रिज्म से संबंधित मैंने टॉपिक खत्म कर दिया है। मैंने सारी चीज़ बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, गुड लक, खुश रहो।